हो गया सर लाइव? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? तो कल के सेशन में जो हमारी चर्चा हुई थी, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, हमने शायद जो चर्चा जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, हमने मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शायद प्रांतों के विभाजन तक की चर्चा की थी कि उस समय जो है प्रशासन को चलाने के लिए जो स्तरीय विभाजन किया जाता था वो किस आधार पर किया जाता था। जैसे कि पहले राष्ट्र हुआ, फिर उसे हम अलग अलग जो है लेवल पर विभाजित करते थे। और ये विभाजन क्यों किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को सही तरीके से कार्य करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो नहीं कर सकता, इसलिए हर लेवल पे हर विभाग के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जा सके। और हमेशा याद रखिएगा, जो राष्ट्र में दीवान मान लो है तो वो राज्य प्रांत के दीवान का हेड होगा, क्योंकि वहां हेड वो होगा। फिर उसके नीचे मान लो जिले का दीवान है तो उसका हेड कौन हो जाएगा? प्रांत का दीवान। एज ए मतलब सिर्फ जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, यहाँ दीवान का पद नहीं था, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि हर हिरार्की जो बनी हुई है उसमें जो ऊपर वाला होगा वो उससे बड़ा माना जाएगा। तो यहां तक पूरी हो गई थी। तो आज जो है हमें चर्चा पहली जिस पॉइंट की करनी है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, शायद आप लोग लास्ट बताइए क्या लिखे थे जिससे मैं कुछ रिकॉल कर पाऊँ। अच्छा, ग्राम तक हमने बात किया था। अच्छा, कौन से गांव कितने समूह कहलाते हैं? तो सबसे छोटी इकाई आप जानते हैं ग्राम हुई होती है किसी भी व्यवस्था में। जब सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है तो इसका प्रमुख क्या होता था? ग्रामीणी कहलाता था या ग्रामपति के नाम से जाना जाता था। जो कि ग्राम से संबंधित कोई भी मामले हो, क्योंकि भले ही जब प्रांतों की बात होती थी, राष्ट्र की बात होती थी, तो यहाँ पर जैसे दीवानी मामलों के लिए अलग चुना जाता था, वहां पर फौजदारी मामलों के लिए अलग चुना जाता था, राजस्व संग्रह के लिए अलग होता था। क्योंकि राष्ट्र का मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक गांव कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ ग्रामीणी के साथ कुछ व्यक्ति नियुक्त भले ही किए जाते थे जो कि इनका सहयोग करेंगे, लेकिन जो ग्रामीणी होता था यही राजस्व के मामले भी देखता था। यहाँ पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो लास्टली मामला इसी के पास जाता था। तो जो ग्रामीणी का कार्य होता था, लिख लीजिए कि क्या क्या कार्य उसका होता था। राजस्व संग्रह, फौजदारी व दीवानी मामले। अगर आप भर रहे हैं तो पहले भर लीजिए, किसी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो रुक जाएगा तो टाइम होता है उसमें। अगर आप भर रहे हैं तो वो भरिए। लिखिए राजस्व मामले, फौजदारी और दीवानी मामले तथा स्थानीय स्वशासन से जुड़े सभी मामले। इसका काम क्या होता था? राजस्व लेकिन इसके सहयोग के लिए एक प्रशासनिक कर्मचारी को नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति कितने कार्य को देखेगा। तो इसके सहयोग के लिए लिखिए, सहयोग के लिए एक प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति। और वो कर्मचारी जो है गोपा कहलाता था। जबकि आप बताइए गोपा शब्द का प्रयोग और किसके लिए किया जाता था? हमने चर्चा भी की है। गोपा नहीं, पी सिर्फ लिख रहिएगा, प गोप। हाँ गोप, वहां गोपा था। गोपा शब्द किसके लिए यूज करते थे? पूर्व वैदिक काल में राजा के लिए, जब वो कबीले का हेड होता था। जैसे ही राजा प्रदेश का हो गया था हेड, तब वो सम्राट या एकराट कहलाया था। लेकिन जब तक वो कबीले का मालिक था, सिर्फ रक्षक के रूप में कार्य करता था। उसके जो दायित्व थे सिर्फ और सिर्फ जनता की रक्षा करना था, वंशानुगत नहीं प्रणालियां थी, तो वो गोपा या गुप्ता कहलाता था। तो ये जो थे नियुक्ति गोप कहलाते थे। जैसे कि आप लोग पंचायत सीरीज मुझे लगता है लगभग
सबने देख रखा होगा, क्योंकि वो इतनी, शायद एक दो ना भी देखे हो, कुछ ऐसे धरती पे लोग हैं तो वो अगर नहीं भी देखी है तो अभी तो नहीं, पर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर गांव से जो लोग हैं खासकर, वो एकदम ग्रामीण परिवेश का है, जैसे सब कुछ ऐसे लगता है आपके घर की घटना हो और आपके गांव की घटना हो, इतना बढ़िया है। तो उसमें जो जितेंद्र रोल किया है, उसका नाम क्या है? हाँ, नहीं विनोद नहीं नाम है। हाँ, सचिव साहब का जो रोल किया है वो किस लिए किया गया है, किसकी मदद के लिए? उसी के लिए, तो जो मुखिया है उसकी मदद के लिए। तो देखते हैं कि वो मुखिया की मदद में लड़ाई झगड़े में भी शामिल होता है, उसके घर में भी जो छोटे मोटे, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हुआ है किसी कारण से, पर वो अलग बात है। लेकिन वो किस लिए है, चाहे वो लड़ाई झगड़े के मामले हो, चाहे वो ब्लॉक के मामले हो, सब जगह क्या करता है, उसका सहयोग करता है। अभिषेक भैया जो बोलता है कि अभिषेक अभिषेक मत बोलो, अभिषेक नाम है मेरा, हाँ अभिषेक भैया जो था। तो ये चीजें, तो ऐसी ना मूवीज हो, सीरीज हो, देखा करो, फालतू मत देखा करो। जैसे अभी अगर नहीं देखा है तो आप लोग लापता लेडीज, इतनी शानदार मूवी है कि एक मूवी में मुझे लगता है कि सोशल जो है कई समस्याओं को दिखाया गया है, और खासकर लेडीज को तो बहुत देखना चाहिए। मतलब क्योंकि उसमें देखिए दिखाया गया है शिक्षा को लेकर कि अवेयरनेस नहीं है, लड़की को अच्छा बनना, क्या जो वो शब्द बोलती है वो बूढ़ी अम्मा कि फिरौड किया जाता है, वो क्या बता रही है कि तुम्हें जो अच्छा बनाया गया है, तुम्हें अच्छा बनाया नहीं गया है। और ये रियलिटी है भारत की। यहाँ औरतों को नियति बता दिया गया है कुछ चीजों का, जैसे कई बार अपने अधिकारों की मांग नहीं करना, उन्हें ये समझा दिया गया बेटा तुम्हारी नियति में ऐसी लिखी है तो तुम्हें मान के। वहां क्या बोल रही है वो मूवी में, देखिए जो शब्द हमें वहां पर सबसे गहरी लाइन वहीं पर पूरी मूवी में जो है कि फिरौड किया जाता है, वो क्या बोल रही है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरी माँ अच्छी बनाई है क्योंकि तुम्हें संस्कार आता है, तुम्हें घर के काम आता है, तुम अपने पति की जाके सेवा करोगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा एड्रेस नहीं बता रखा है, तुम्हें जिस घर में ब्याह कर जाना है। मतलब कहते हैं ना कि हमें एक एज के बाद कपड़े अपनी पसंद से हम लोग पढ़ते हैं, अपने पसंद से जीवन जीते हैं, लेकिन जब शादी करना हो तो किसकी पसंद से करना है, ऊपर से। तो वही दिखाई है कि जहां तुम्हें जाना है वो मम्मी नहीं सिखाई, और तुम्हें लग रहा है कि मेरी मम्मी ने घर का खाना बनाना सिखा दिया है, लोगों की सेवा करना, सिलाई सिखा दिया है, तो तुम अच्छी बनी हो। उसके अलावा वहां दूसरी समस्या जो महिला की दिखाई गई है, वो दिखाई गई है कि एक लड़की पढ़ना चाहती है, वो टैलेंटेड है, लेकिन उसकी शादी की जाती है, दहेज दे के की जाती है, और वो लड़की जब उतर जाती है तो यहाँ भी वो बचने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसी को गिरोह में लेता है। जो लास्ट में एक लड़की देखिएगा है, दो उसमें जैसे मेन जो पात्र है उसमें दो लड़कियां मेन पात्र में है, वहां इस समस्या को, वहां घूंघट प्रथा को दिखाया गया। अगर घूंघट प्रथा नहीं होता तो उसकी बीवी खोती ही नहीं, दोनों तो घूंघट की वजह से ही खो गई, उसका पति उसे लेके चला गया, तो घूंघट प्रथा को भी दिखाया गया। वहां दिखाया गया है उसमें कि महिलाओं को अपने जो पसंद है उन्हें खत्म कर लेती है, और ये सच है। हमारे घर में मम्मी लोगों को देखिएगा, हमें घर में खाना क्या बनता है जो हमें पसंद हो या हमारे फादर या ब्रदर को पसंद है, उन्हें कभी नहीं मतलब कि उन्हें क्या पसंद है। और उसमें इस बात को दिखाया गया कि हमें याद ही नहीं, एक कमल ककड़ी सब्जी होती है जिसमें बताया जा रहा है उस मूवी में कि आज कमल ककड़ी की सब्जी बन रही है, तो वो औरत जो उसकी हीरोइन की इन लॉ की रोल में है, वो बोल रही है कि शायद बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मुझे पसंद है पर घर में किसी को नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये खाना नहीं। तो उस मूवी को देखिएगा, वो मूवी ऑस्कर के लिए जो है नॉमिनेटेड भी हुई है। उस मूवी में कम से कम एक साथ उसमें जो उसकी भाभी का, लड़के की भाभी का रोल की है, वो इतनी टैलेंटेड है कि उसे बहुत अच्छा चित्रकारी, उसके पति की एक ही फोटो है, पुराने टाइम का दिखाया है, पहले पासपोर्ट साइज फोटो होती थी, और वो भी राशन कार्ड में चली गई। जिसका पति दूर होता है उसके पास फोटो भी अपने पति का नहीं है, तो वो अपने पति का चुपके से एक फोटो बना के बेड के नीचे रखी है देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इमोशन तो होगी। तो वहां दिखाया गया कला तो है पर कला का कोई महत्व नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, तो ये लड़की उससे कला का महत्व समझाती है। तो जरूर अगर नहीं देखे हैं तो आज ही जाके देखिएगा, पेपर होना है, पर लापता लेडीज यूट्यूब पे पड़ी है मूवी, बहुत शानदार मूवी है। वैसे ही अभी नहीं, क्योंकि सीरीज के 3 पार्ट आ चुके हैं, वो पेपर के बाद, प्री के बाद देखिएगा, इतनी शानदार सीरीज है कि उसमें बहुत सारी ग्रामीण समस्याओं को एक साथ दिखाई गई है। तो आप लोग भी ये मत बन जाइए कि हाँ ये हमारे लड़का हो या लड़की की, हाँ मूवी देख लेंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है, मूवी बीच बीच में देखना चाहिए, तो ये नियुक्ति की जाती थी। अब लिखिए, यानी कि किस अभिलेखों से ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो लिखिए सोहगौर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
सोहगौर व महाअस्थाना अभिलेखों से, पॉइंट है कि सोहगौर और महाअस्थाना अभिलेखों से ग्राम शासन की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, एक्स्ट्रा पढ़ना के अलावा भी कुछ बुक्स हमेशा पढ़ना चाहिए हर किसी को। देखिए, ये नॉलेज सिर्फ पेपर तक काम आएगा, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स जैसे फ्री टाइम में आधे घंटे 1 घंटे गांधी जी की, इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट्स पे आते हैं, ये सब हमारी रुचि में होने चाहिए। बहुत चीज अपनी मम्मी जैसे पारंपरिक जीवन को मत एडप्ट करिए, उनकी नियति नहीं थी, उन्हें ऐसा बनाया गया है, वो भी जीना चाहती थी, वो भी जैसे हम लोग जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर उन्हें बना दिया गया कि घर में रहना है, खाना बनाना है, वैसे मत लाइफ अपना। देखिए, शादी भी जिनकी हो गई है, मुझे लगता है खासकर मैं फीमेल को, क्योंकि उनके साथ ही जो है ज्यादा लगाया जाता है, अपने जीवन के लिए थोड़ा सा टाइम रखिए। पति अपनी जगह है, सास ससुर भी, रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, उसके बावजूद भी अपने लिए जो अपनी हॉबी। अभी पता है इंटरव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, पूछो कई बच्चों से कि आपकी हॉबी क्या, एक भरना होता है ना जब आप डेफ फील करेंगे, बहुत किसी को पता ही नहीं है कि उनकी हॉबी। आप लोगों को पता है आपकी हॉबी क्या है? नहीं पता। क्या जो खुशी देती है, पूरे दिन में कौन सा ऐसा कार्य जो आपको खुशी देती है? और सच में वहां भी यही होता है, हमें पता ही नहीं भाई, आपको हॉबी नहीं पता जो खुशी देती है, जो मतलब करके किसी से बात करके ही डेली। लेकिन ये हॉबी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एक एज के बाद आपको किसी से बात करना अच्छा लगना हो सकती है, जब आप बचपन से ही बड़ों से बैठकर बात करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। बट ये नहीं कि अब बोल दीजिए कि कॉल्स पे बात करना, वो तो मिली या मिला तो अच्छा लगने लगा, वरना तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ भी जैसे जिससे आपको खुशी होती हो, किसी का देख के नहीं। कोई डायरी लिखता है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद होता है, किसी को डांस, हारमोनियम, लेकिन आपको अपनी हॉबी के लिए टाइम होना चाहिए, जैसे किसी हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। बस ऐसे बोरिंग लाइफ सिलेक्शन के लिए मत बना लेना कि सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन अंतिम जो है ना सुख नहीं है, इतना जान लो, अंतिम सुख मोक्ष भी है। तो सिलेक्शन लो, पढ़ो, लेकिन उसके अलावा भी जीवन को नीरस मत बना दो कि पढ़ रहे हैं तो एकदम जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। मूवीज देखना चाहिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी लाइफ में ना, मतलब हमें जानने को बहुत मिलता है। हाँ, तो मतलब हॉबी नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि देखना, जब ऐसी ऐसी मुझे, मैं एक बात देखती हूँ कि जो अच्छी मूवीज आती है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मूवीज वो चलती है जो मान लो सिनेमा हॉल में खूब कमाई कर ली, एक्शन हुआ, एनिमल आया, मतलब देख के ही ये सब मूवी है। पर अच्छी मूवीज ना नहीं पता, देखना चाहिए, मूवीज देखना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, और जो भी आपकी रुचि हो, पढ़ाई देखो फर्स्ट में रखो, लेकिन कुछ और भी लाइफ में रखो, एकदम पढ़ाई को ना इस तरह मत करना, वरना एक टाइम बाद ना सच में लाइफ बोरिंग हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है। वैसे भी एक टाइम के बाद बहुत टेंशन आना आता है जीवन में, तो थोड़ा सा एंजॉय करिए, खासकर मैं गर्ल्स को कहती हूँ अपने लाइफ को जिए, वरना फिर बाकी तो जो चलती आ रही परंपरा है उसमें तो ढलना ही है। बाकी अपने लाइफ को जीना चाहिए हर किसी को। नेक्स्ट लिखिए, भूमि, मकान, जो ये काम होता था इनका, इसके साथ कौन था, गोप का क्या कार्य होता, लिखिए, भूमि और मकान का पंजीकरण करना, जनगणना करना। ये नहीं कि जनगणना भले ही नियमित तरीके से, और ये सभी जनगणना पहले भी की जाती थी, सेंसस, कहाँ कितने लोग हैं, कितने जानवर है, कितनी भूमि है, इन सब के होते थे जनगणना। ये सभी किसका कार्य होता था, गोप का कार्य होता था। कर कहाँ से कितना आरोपित किया जा रहा है, ये सभी जो है इसी का देखरेख करता था। कहाँ कितना रेवेन्यू लगाना है, किस भूमि पर कितनी रेवेन्यू लगेगी, ये सभी काम जो है कौन करता था, गोप का काम होता। नेक्स्ट लिखिए, अब लिखिए आप लोग, सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम कैसा था इनके यहाँ, सैन्य व्यवस्था। इनके यहाँ सेना में जो है 4-5 मेन थे,
क्योंकि आप जानते हैं कि ये मगध वाले क्षेत्र पे शासन किए थे, तो हाथियों की संख्या यहाँ अच्छी थी, घोड़े पहले से, क्योंकि इसने तो खुद 500 हाथी के बदले लिया था, वो क्षेत्र लिया था। तो यहाँ जो सेना में शामिल थे उनमें लिखिए कौन कौन से थे। इन्हें जो है मूल रूप से चतुरंग बल कहा जाता था। लिखिए चतुरंग बल। पैदल सेना, अश्वरोही, गजरोही या हस्तरोही, हस्त उसी को कहते हैं हाथी को। हाँ हाँ, चतुरंग बल, क्योंकि 4 ही मुख्य सेना के अंग थे। चतुरंग बल, चतुरंग बल में 4 लिख लीजिए, पैदल, रथ, अश्व और गज। तो इन चारों के अलावा नोट करके लिखिए कि इन्होंने नौसेना, मेन इनके मुख्य सेना में यही थे, पर इन्होंने नौसेना का भी प्रयोग किया था, नेवी भी थी इनके यहाँ। मेन 4 ही था, जिसमें अश्व थे, गज थे, पैदल थे और उसके अलावा जो थे रथ थे। लेकिन जो इनके यहाँ नौसेना, नेवी भी हमें देखने को मिली थी इनके शासनकाल में। अब लिखिए कि जो इनके यहाँ सेना होती थी, ये पैदल सेना, तो पैदल सेना को अर्थशास्त्र में किसने रचना की थी? अर्थशास्त्र की कौटिल्य ने जो है इनकी सेना को 3 श्रेणियों में बांट दिया। जो पैदल सेना होती थी उनके जो पूरे सेना में 3 भागों में लिखिए। अर्थशास्त्र में सेना के 3 अंग, अर्थशास्त्र में एक, इसमें से मुझे लगता है कोई भाटक या कभी पूछा भी गया है, 3 अंग। वैसे नहीं, मतलब इस रचना में, तो इस रचना ने इस समय काल की जानकारी ही दी है, तो इसमें वो 3 अंग लिखिए कौन कौन से थे। पहला लिखिए पुस्तैनी। पुस्तैनी सेना का मतलब क्या होता होगा? जो वंशानुगत तरीके से रहते होंगे, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र। तो पहला लिखिए पुस्तैनी सेना थी। क्या सर? अच्छा, 3 अंग, पार्ट। हाँ लिखिए, पुस्तैनी सेना, नगर पालिका यानी जो नगरों के कार्य देखते थे, और भाटक सेना। ये पैदल सेना में वो सेना होते थे जो सिर्फ युद्ध के समय रखे जाते थे। मान लो कि कभी ऐसी युद्ध की स्थिति हुई तो इन्हें रखा जाता था, इनका कोई वेतन नहीं होता था, जो धन प्राप्त होता था युद्ध से, उसी युद्ध का कुछ उस धन का कुछ हिस्सा जो है इन्हें दिया जाता था, और ये भी पैदल सेना के अंग थे, भाटक कहलाते थे। तो ये याद रखिएगा, जिसमें से शायद मुझे जो याद करें कभी किसी एग्जाम में भाटक के बारे में पूछा गया है। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, पूछा जा सकता है, जस्टिन की स्टेटमेंट है। जस्टिन कौन था? जस्टिन जो था यूनान का एक यात्री था, विदेशी यात्री है। लिखिए, जस्टिन का स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी। चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थे। यानी कि ये जब जाते थे तो कोई जो है इनसे बोल नहीं सकता। जैसे डाकू का गिरोह जाता है तो कैसे, जो देखेंगे भी तो छिप जाएंगे, या फिर उन्हें पता है कि छीन लिया जाएगा। यानी इनकी सेना जब जाती थी तो लूट मार करती थी राहियों से भी। तो ये डाकुओं की गिरोह थी। अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, न्याय व्यवस्था यानी कि जुडिशियल सिस्टम। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में सीधे सीधे 2 बार प्रश्न पूछा गया है। कौटिल्य ने जो फौजदारी और दीवानी में विभाजित किया था उससे प्रश्न पूछा गया है। पहला लिखिए, अंतिम निर्णय, चाहे सर्वोच्च जो था न्याय व्यवस्था में, जो सर्वोच्च था या अंतिम निर्णय जिसका होता था, राजा का होता था। जो भी होता था उस समय राजा वो होता था। अब लिखिए,
न्यायालय में ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, या न्याय व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जिसका अंतिम निर्णय ग्रामीणी द्वारा लिया जाता था। यानी चाहे न्याय की भी व्यवस्था हो राजस्व और अन्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, तो भी ग्रामीणी लेता था, वहां किसी अधिकारी की नियुक्ति जो है नहीं की जाती थी। न्याय व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जिसका अंतिम निर्णय ग्रामीणी द्वारा लिया जाता था। और हर स्तर पर, ये नहीं हर स्तर पर न्याय व्यवस्था थी, याद रखिएगा। प्रांतों के स्तर पर, जिले के स्तर पे, जो गांवों का समूह था, जैसे 800 गांव के समूह, तो वहां के लिए अलग, यानी कि प्रत्येक स्तर पर जो है अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती थी जहां पर न्यायालय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन अंतिम निर्णय जब जाएगा, कोई भी मान लीजिए वहां विवाद नहीं खत्म हुआ, तो उसके लिए राजा के पास जो है जाना पड़ता था। नेक्स्ट लिखिए, अर्थशास्त्र में कौन से दो थे? एक फौजदारी था और एक दीवानी। तो फौजदारी को कोई बता सकता है क्या कहलाता था, और दीवानी मामले को? अर्थशास्त्र में इसका अर्थ वर्णन है। अर्थशास्त्र में दो थे, फौजदारी मामलों के लिए अलग होता था और दीवानी यानी मार, लड़ाई, हत्या के लिए अलग, और घरेलू जो भी मामले होंगे, विवाह, डिवोर्स। यहां तक कि याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में जो है डिवोर्स की भी बात की गई है। उस टाइम भी डिवोर्स है, लेकिन उस समय डिवोर्स के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। मोक्ष शब्द का प्रयोग होता था डिवोर्स, डिवोर्स यानी तलाक। हाँ, हिंदी तलाक। तो लिखिए, दीवानी को क्या कहा जाता था? धर्म अस्थिय, और फौजदारी को कंटक शोधन। इसे कहा जाता था धर्म अस्थिय, और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। कंटक शोधन, कंटक शोधन। ये सभी अभी उसी के अंग है, प्रशासन को ही चलाने के लिए होता है। नेक्स्ट लिखिए, न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त अगला गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था यानी कि इंटेलिजेंस सिस्टम कैसा था? अब आज जैसा तो था नहीं कि फोन था, संचार के साधन नहीं थे, तो प्राचीन समय काल में गुप्तचर चुने जाते थे। ये क्या करते थे? राजा को सारी जानकारी लाके देते थे, चाहे गुप्त तरीके से दे या वैसी भी जानकारियां इन्हीं के द्वारा लाई जाती थी। यानी कि राजा पर कौन आक्रमण करने वाला है, किस क्षेत्र पर किसका अधिकार है, सारी जानकारियां जो कौन लाके देता था? गुप्तचर। इसलिए प्राचीन व्यवस्था में गुप्तचरों का महत्व बहुत अधिक होता था। जैसे कि आजकल इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कई साधन है हमारे पास, मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स, बहुत माध्यमों से। वहां तो कुछ था नहीं, तो गुप्तचर अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते थे, वहां से जानकारियां वो लाके, तभी तो ताम्रपत्र लेख बने, ये बने, वहां उस माध्यम से जो है राजा तक जानकारियां पहुंचती थी। जबकि कई क्या बोल सकते हैं, रचनाओं में माना जाता है कि यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था इतनी नहीं थी, पर लेकिन अर्थशास्त्र में है कि यहाँ गुप्तचर व्यवस्था थी। और वैसे भी अगर गुप्तचर व्यवस्था नहीं होगी और संचार का कोई साधन नहीं था, तो कैसे जानकारी मिलेगी? तो प्राचीन समय काल में गुप्तचर व्यवस्था थी, इस बात को याद रखिएगा। लिखिए, इसमें क्या कहलाते थे? गुप्तचर को लिखिए क्या कहा जाता था? गुप्तचर व्यवस्था में जो गुप्तचर होते थे वो गूढ़ पुरुष कहलाते थे। गुप्तचर के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है मौर्यों में, गुप्तचर, इंटेलिजेंट, वो क्या हुए? यानी कि गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट लिखिए, इसके अधिकारी यानी गुप्तचर में जो हेड होता था, हेड क्या कहलाता था उस समय? तीर्थ या महामात्र। तो जो उच्च अधिकारी इसका होता था, जो कि देखता था सारे मामलों को, वो क्या कहलाता था? उसको लिखिए। उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो कहलाता था सर्प महामात्य, सर्प महामात्य,
सर्प महामात्य, एक तो शब्द, हाँ। और इस विभाग को मान लीजिए ये एक विभाग भी तो बनेगा, तो उस डिपार्टमेंट को क्या, अधिकारी तो सर्प महामात्य कहलाता था, लेकिन इनके अंतर जो डिपार्टमेंट होता था यानी विभाग होता था उसे क्या कहा जाता था, वो लिखिए। और शायद डिपार्टमेंट के बारे में ही एक बार पूछा हुआ है, महामात्याप सर्प, महामात्या लिखिए, महामात्या सर्प, ये वही लिखना है, महामात्या कर देना, प लगा के सर्प लिख देना, वो पलट देना है। महामात्य, वो सर्प महामात्य था, यहां महामात्याप हो जाएगा और सर्प लास्ट में चला जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट थी, उसका अधिकारी वो था, और उस डिपार्टमेंट में जो कार्य करने वाले मेंबर थे, क्योंकि गुप्तचर कौन हुए, मेंबर के रूप में ही जाने गए, तो वो गूढ़ पुरुष कहलाते थे। अब चलो लिखो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। मौर्य समाज में सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना कैसी थी। जैसे एक बार पूछा भी गया था, शायद 65th या किस में है, एग्जैक्ट तो नहीं याद है, कि किस पुस्तक में जो है वो कौन था जो आया था, मेगस्थनीज की जो रचना से, कि 7 भागों में विभाजन किया गया, जो नहीं उसको बांटता है, तो उस ऐसे प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं। लिखिए किससे जानकारी मिलती है, यानी कि पूछा जाए सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी कहां से मिलती है, इंफॉर्मेशन कहां से प्राप्त हुई थी सोशल स्ट्रक्चर की। लिखिए जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख में ही पहली बार जो है विशुद्ध चांदी के सिक्कों का भी वर्णन हुआ है, लेकिन वो इनके ही शासनकाल की थी, क्योंकि इनके यहाँ राजकीय जो है मुद्रा को संरक्षण दिया गया था पर्ण के रूप में। लेकिन वहां जो बात, सॉरी मैं गलत बोल दी, लेकिन जो वहां चांदी के सिक्के की बात की गई है वो इनके समय काल की नहीं है, वो गुप्तों के समय। किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, द्वितीय ने जारी किया था, जब शकों पर जीत हासिल की थी, तो वहां पर उसकी बात की गई है, ना कि याद रखिएगा यहाँ की बात की गई है। नेक्स्ट लिखिए इंडिका, इंफॉर्मेशन के जो भी सोर्सेस थे सोशल स्ट्रक्चर के, इंडिका अर्थशास्त्र। अब लिखिए जैसे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, स्त्रियों की स्थिति सबसे जरूरी होती है, उससे जो है पता चलेगा कितनी जो है असमानता या समानता थी। उसके अलावा दास प्रथा यानी स्लेवरी जो थी या नहीं, क्योंकि स्लेव जो है बहुत प्राचीन समय काल से कार्यों के लिए जो रखे जाते थे वो स्लेव ही होते थे, बंधुआ मजदूर के रूप में जो रखे जाते थे वो स्लेव ही होते थे। तो दास प्रथा कैसी थी, वहां स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, तो इसमें पहला पॉइंट, क्योंकि अभी तो हमने जानकारी लिखा तो जानकारी में सब आएगा, अब पहला पॉइंट ऐसे करके लिखिए स्त्री, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में स्त्रियों की जो है दशा इनके यहाँ कैसी थी। उत्तर वैदिक काल से बेहतर, उत्तर वैदिक काल से बेहतर तलाक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोक्ष, क्योंकि इस समय तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। कॉमा लिख के लिखिए विधवा पुनर्विवाह व नियोग की प्रथा प्रचलित। तलाक, विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज, और नियोग की प्रथा, नियोग की प्रथा वही मैंने समझाया था, जब कोई स्त्री मां नहीं बनती थी अपने पति के द्वारा, तो वो उसके छोटे भाई के साथ सहचर करके वो नियोग प्रथा होती है। तो ये लिख लीजिए। दूसरा लिखिए प्रशासन में उच्च पदों पर भाग, प्रशासन में उच्च पदों पर भाग लेती थी। हो गया। नेक्स्ट लिखिए
स्वतंत्र जीवन यापनी, यानी अगर कोई विधवा लिखिएगा, कोई विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत कर सकती थी। जैसे कि विधवाओं को हमारे समाज में जैसे उस रूप में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कलंकित रूप में, कि अगर पति मरा तो भी इसी की वजह से, क्योंकि पति मरा किसी एक्सीडेंट की वजह से मरा होगा, कोई बीमारी होगी इसकी वजह से। तो जैसे पढ़े लिखे वर्ग नहीं होते हैं तो उनका मानना होता है कि ये कुलक्षण या इस तरह के कुछ भी, कि इसके भाग्य की वजह से मेरा बेटा या जो भी भाई है मरा। लेकिन यहाँ पर औरतें अगर विधवा है तो शादी नहीं करना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकती थी। उनपे किसी तरह की जो है बंदिश नहीं लगाई जाती थी कि बाल मुंडन कर दिया जाएगा या उन्हें। तो इन औरतों के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था, तो वो लिखिए, इन औरतों को छंद वासिनी कहा जाता था। ये औरतें जो स्वतंत्र रूप से विधवा के रूप में जीवन यापन करती थी वो छंद वासिनी कहलाती थी। और छंद वासिनी ऐसे लिखा देगा, वासिनी। वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण, वैश्यावृत्ति को जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी कि गलत नहीं माना जाता था। कोई अगर स्त्री है वो वैश्यावृत्ति में जाना चाहती थी तो वो लीगल था, उसे गलत नहीं। अब लिखो, कुलीन घर की स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी। ये जब उच्च घर की या पढ़े लिखे घर की, क्योंकि याद रखिएगा प्रशासन में जो पदों पे जाती थी ये भी संभ्रांत घरों की ही औरतें जाती थी, संभ्रांत परिवार से। और इन संभ्रांत परिवार की औरतों के लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाता था? अनिष्कासिनी। और ये शब्द भी अर्थशास्त्र में, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था कि जानकारी के स्रोत में क्या थे? अर्थशास्त्र मुख्य था। अनिष्कासिनी। अब लिखिए दास, स्त्री के अतिरिक्त दास लिखिए। दासों की स्थिति क्या थी? दास प्रथा थी या नहीं थी? सेकंड लिखिए दास। कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दासों का वर्णन, जबकि कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दासों का वर्णन, जबकि मेगस्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगस्थनीज और स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ये भी यूनान यात्री था। स्ट्रैबो इन दोनों का, क्योंकि उसने कहा था क्या कि यहां पर मेगस्थनीज ने कहा था कि अंधविश्वास था, समाज में असमानता थी, असमानता की भी बात की थी, लेकिन कहा कि हमें कहीं दास प्रथा नहीं देखने को मिला। जबकि अर्थशास्त्र में दास प्रथा, यानी इंडिका में नहीं वर्णन है लेकिन अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या स्ट्रैबो की रचना एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, इसका यात्रा वृतांत हो सकता है, जो भी किसी नाम से लिखा हो, जिसका कभी तो वर्णन नहीं मिलता मौर्यों में, कोई भी हो सकता है, कोई यात्रा वृतांत। नेक्स्ट लिखिए, अशोक के अभिलेखों में भी, अशोक के अभिलेखों में भी दास व कर्मकारों का उल्लेख, लेकिन दास प्रथा जो थी ऐसी नहीं थी। दास वो होते थे, इस समय याद रखेगा, जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उन्हें राजा अपने घरेलू कार्यों के लिए रखता था, वो दास कहलाते थे। ना कि जैसी व्यवस्था हमने आधुनिक भारत में देखी कि दासों के साथ जिस तरह की अभद्र कह सकते हैं या पशुए व्यवस्था, मतलब पशु के समान ही की जाती थी, वैसा नहीं था।
अमानवीय तरीके से जो है यहाँ दास प्रथा नहीं थी। यहाँ पर युद्ध बंदी में रखे गए जो भी व्यक्ति होते थे, राजा उन्हें अपने घरेलू कार्यों जैसे खाना बनाने, अपने सेवा के कार्यों, अपने कृषि के कार्यों, अपने किसी भी श्रम के कार्यों के लिए रखता था और ये दास कहलाते थे। मान लो कि वो श्रमिक जो इनके यहाँ न भारतीय न होकर युद्ध में पकड़े गए, भारत के ही थे लेकिन राजा के खुद के सेना के व्यक्ति या श्रमिक न होकर कहीं और से युद्ध में जीत के लाए गए हैं, वो दास कहे जाते हैं। पर दासों की स्थिति जो है आधुनिक भारत की तरह जो है नहीं थी कि वहां पर उनके साथ जो है अभद्र या अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता था। यानी एक श्रमिक के रूप में इनका सिर्फ जो है दास थे और वही दास कहलाते। नेक्स्ट लिखो, धार्मिक व्यवस्था यानी कि रिलीजियस सिस्टम। हाँ लिखो, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु। सहिष्णु यानी टॉलरेंस। सभी धर्मों के प्रति, पहला पॉइंट लिखिएगा, सहिष्णु। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? बिंदुसार कौन था प्रवर्तक? अशोक शुरुआत में शैव था। इसके पूर्वज भी शिव के ही थे। इसके अलावा दशरथ, ये भी बौद्ध धर्म को अपनाया। तो कह सकते हैं इसके अतिरिक्त लिखिए, अब लिखिए इसके अतिरिक्त यहां नाग पूजा, मूर्ति पूजा, शिव व विष्णु की पूजा, नाग पूजा, मूर्ति पूजा, शिव व विष्णु की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी ये एविडेंस यहाँ से मिले हैं कि यहाँ पर नाग की भी पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था और विष्णु और शिव की भी ये पूजा करते थे। अब इसमें लिखिए, सम्राट अशोक प्रेम, लिखो सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सत्य ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के रूप में, प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत का सिरमौर माना जाता है। प्रजा हितैषी मतलब पीपुल फ्रेंडली, अपने प्रजा के प्रति जो है फ्रेंडली बिहेव करना। प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत का सिरमौर माना जाता है, यानी कि द रियल लीडर ऑफ इंडिया। भारत का सिरमौर मतलब द रियल लीडर ऑफ इंडिया। तो ये था। अब लिखिए, और धार्मिक में ही लिखना है अभी। देवी मूर्ति, क्योंकि जब मूर्ति पूजा का प्रचलन था तो कोई ना कोई इस शिल्प को निर्माण करता होगा, तो वो क्या कहलाता था? लिखो, देवी मूर्तियों को बनाने वाला या निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला लिखो, शब्द अच्छा है। देवी मूर्तियों का निर्माण करने वाला लिख लो, वो कहलाता था देवता कारू। देवता कारू।
पूछ दे कि ये शब्द किससे है। जैन का मिल गया है आप लोगों को नोट्स, लास्टली नोट्स कौन सा मिला? 3 नोट्स एक दिन मिल गए, उसके बाद कोई नोट्स नहीं मिला। मैंने तो कल ही दे के गए। वैदिक तक मिला है, अच्छा ठीक है, मैं दे के गई हूँ, शायद वो बनाए नहीं होंगे। अच्छा नेक्स्ट लिखो, संलेखना एवं संथारा प्रथा। संलेखना एवं संथारा प्रथा। नेक्स्ट, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम इनके यहां कैसा था? तो आर्थिक व्यवस्था में मुख्य रूप से हम 3-4 पॉइंट्स कहीं भी देखते हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग और वहां की करेंसी यानी मुद्रा, कौन सी मुद्रा जो है मिल रही थी। तो यहां आपको सबसे पहले कृषि, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर, आय का प्रमुख स्रोत, आय का प्रमुख सोर्स जो था वो उत्पादन का 1/6 हिस्सा था। कितना था? 1/6। आय का मुख्य स्रोत कृषि उत्पादन का 1/6। मुख्य स्रोत यानी मेन सोर्स जो था वो फसल उत्पादन का, या कृषि उत्पादन सीधे लिखो, कृषि उत्पादन का 1/6 भाग। नेक्स्ट लिखो, कृषि में कौन करता कौन था? तो याद रखिएगा, इसीलिए कृषि ही कार्यों के लिए जो रखे गए थे वो दास होते थे, श्रमिक होता था कृषि कार्यों में, श्रमिक, कर्मकार, ये सभी जो क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य में संलिप्त पूछा जाए तो कौन थे? दास, कर्मकार। और दास कौन होते थे? दास मूल रूप से युद्ध बंदी होते थे, इन्हें ही दास के रूप में बनाया जाता था। युद्ध बंदी जो होते थे वो दास के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट लिखो, कृषि के अतिरिक्त, नोट करके लिख लो, एनओटी करके तब लिखना, कृषि के अतिरिक्त इस काल में, कृषि के अतिरिक्त इस काल में सेतु कर और वन कर भी लगाए जाते थे, यानी कि ब्रिज टैक्स और फॉरेस्ट टैक्स लगाए जाते थे। सेतु उसी को कहते हैं ना, पुल जो होता है। हाँ, तो ब्रिज टैक्स और हाँ वन यानी फॉरेस्ट टैक्स। कृषि के अतिरिक्त, क्योंकि अभी तक हमने जो कर देखे थे अन्य प्रकार के, अभी कहीं भी हमने सेतु कर का अभी तक इतिहास में जिक्र नहीं किया था, जबकि नहरों पे कर लग गया था। उसके अलावा अन्य कर, चारा पे कर लगा था, घरों पे कर लगा था। ये पहली बार हुआ कि कृषि के अतिरिक्त सेतु कर व वन कर यानी कि फॉरेस्ट टैक्स जो है लगाया गया। अब लिखो नेक्स्ट, उद्योग, इंडस्ट्री में इनका क्या योगदान था? पहला तो हो गया कृषि, सेकेंड लिखो उद्योग। एंशियंट हिस्ट्री में बिहार के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, मौर्य। लगभग हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न देखिएगा पूछ लेता है। लिखिए, उद्योग में सूत कताई और बुनाई, पहला लिखिए सूत कताई और बुनाई। दूसरा, लकड़ी और लोहे का कार्य।
लकड़ी और लोहे का कार्य, क्योंकि इसके समय काल में, मौर्यों के समय काल में जो राजप्रसाद या महल मिला है वो किसका बना हुआ था? वो लकड़ी और पत्थर का बना हुआ, ईंटों का प्रयोग यहाँ नहीं देखने को मिला था। तो इसीलिए लोहे और लकड़ी, जो इमारती लकड़ियां थी, उनकी इमारतें, क्योंकि निर्यात भी की जाती थी इमारती लकड़ियां, तो लिखिए कि लकड़ी और लोहे का कार्य। नेक्स्ट लिखिए, उद्योग का जो मुख्य होता था वो क्या कहलाता था? उद्योग का जो प्रधान होता था वो महाश्रेष्ठी कहलाता था। ऐसे लिखिएगा, उद्योग का जो प्रमुख होगा, जो मेन व्यक्ति होगा उसका, वो क्या कहलाता था? महाश्रेष्ठी। और उद्योग को जो कहा जाता था उस समय श्रेणी शब्द कहा जाता था। इनके लिए जो शब्द प्रयोग होता था श्रेणी। श्रेष्ठी में सौ ठी छोटा है, श्रेष्ठी है, ठी नहीं है, श्रेष्ठी। नेक्स्ट लिखिए, मुद्रा, करेंसी जो इनके यहां प्रचलन में थी। तीसरा जो है मुद्रा। पशुपालन होता ही होगा, क्योंकि घोड़े हैं, हाथी हैं, तो मान के चलिए कि पशुपालन था, क्योंकि घोड़े, हाथी या फिर खाद्य सुरक्षा के लिए हमेशा पशुपालन प्राचीन समय काल में 2-3 ही दृष्टियों से की गई थी, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमें उससे दूध, मांस और अंडे जो कुछ भी प्राप्त होते हैं। और आज भी तो मेन वही होता है। आज तो मेन जो हम पशु को पालते हैं किस दृष्टि से? सबसे ज्यादा खाद्य दृष्टि से, क्योंकि किसी को बोल दो, आज कितने लोगों के घर में घोड़ा, हाथी नहीं दिखेगा, पर गाय, बकरी, ये सभी जिसका जैसा अपना है वो करेंगे। नेक्स्ट लिखो, करेंसी। राजकीय मुद्रा पर्ण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चांदी का। राजकीय जो मुद्रा थी इनके यहां, यानी स्टेट करेंसी जो थी, पर्ण कहलाता था, जो सिल्वर की होती थी। जिस पर अब लिखिए, इन सिक्कों पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, सॉरी नेक्स्ट जो है सेंटेंस लिखिए, इन सिक्कों पर मयूर, इन सिक्कों पे मयूर यानी कि मोर, पीकॉक। उसके अलावा आप लिखिए पर्वत, माउंटेन, व अर्धचंद्र, हाफ मून जैसी कई आकृतियां अंकित होती थी। इन मुद्रों पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र यानी कि हाफ मून जैसी कई आकृतियां अंकित होती थी, जो राजकीय कार्यों के लिए मान्य होती थी, जो राजकीय कार्यों के लिए मान्य होती थी। अब लिखिए, सिक्कों का परीक्षण करने वाला, सिक्कों का परीक्षण जो करता था, यानी कि देखता था कि सिक्का सही है कि नहीं, इसमें जो है चांदी है तो सही चांदी का प्रयोग किया गया है या नहीं। लिखिए, सिक्कों का परीक्षण करने वाला, परीक्षण करने वाला, ये कहलाता था रूप दर्शक। सिक्कों का जो परीक्षण करता था, यानी देखता था कि शुद्ध सिक्के हैं कि नहीं, उन्हें रूप दर्शक कहा जाता था। और पर्ण में कई बार माप पूछ लिखा जाता है, तो 3/4 तोले चांदी के बराबर होता था यह सिक्का। 3/4 तोले चांदी के बराबर पर्ण सिक्के होते हैं, तो ये लिखेगा। नेक्स्ट लिखिए, व्यापार।
यानी कि इनके यहाँ जो ट्रेड था कहाँ कहाँ से था। चौथा पॉइंट लिखिए, इकोनॉमिकल सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे चौथा, ट्रेड इनके यहाँ कैसा था, व्यापार में क्या क्या था। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही थे। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों, इंटरनल एवं एक्सटर्नल ट्रेड। दूसरा लिखिए, जल एवं स्थल दोनों मार्गों से, मरीन और स्थल लैंड रूट, यानी कि सी एंड लैंड रूट दोनों से या मरीन रूट से, स्थल व जल दोनों मार्गों से। अब लिखिए कि निर्यात क्या होता था और आयात क्या क्या वस्तुएं होती थी, यानी कि जो आती थी वो क्या होती है, आयात। तो पहले लिखिए आयात, सोना चांदी, सोना चांदी, महंगे रत्न और जवाहरत, जो मोती वगैरह होते हैं, जो अंगूठी पहने जाते हैं, माला पहना जाता है, उनकी बात हो रही है। इंपोर्ट, इंपोर्ट में आपको लिखना है गोल्ड सिल्वर और जितने भी महंगे यानी कॉस्टली जितने भी रत्न वगैरह होते थे, मोती वगैरह, वो होते थे। नेक्स्ट लिखिए निर्यात। एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो हाथी दांत व उसके वस्तु, हाथी दांत व उनसे बनी वस्तुएं, यानी हाथी दांत भी होता था और उनसे बनी कई तरह की वस्तुएं भी निर्यात की जाती थी। उसके बाद लिखिए इमारती लकड़ियां, क्योंकि मगध का क्षेत्र खासकर इमारती लकड़ियों के लिए जाना जाता था, तो इमारती लकड़ियां, कछुए, यहां से कछुए टर्टल्स भी किए जाते थे। सीप, आप देखेंगे होंगे समुद्र से लगे हुए जो इनके क्षेत्र थे उनसे सीप का भी निर्यात होता था। सीप देखते हैं ना, मोती छोटी छोटी, वो सीप। रंग, नील, यानी सोचिए नील का निर्यात बहुत पहले से भारत से हो रहा है, प्राचीन समय काल। विद्रोह जाके नील पहला बंगाल में होता है और फिर चंपारण, लेकिन निर्यात कब से होता है। और वैसे भी जो डच आए थे उनको भी नील के ही निर्यात का श्रेय दिया जाता है, वस्त्र के, नील के और सोरा के निर्यात का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। तो नील का जो है बहुत पहले से, तो ये लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, अब एक प्रश्न बनता है कि ये जो व्यापार होता था, कि हमने देखा इंटरनली भी था और एक्सटर्नली भी था, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम मान के चल सकते हैं कि इनके जो व्यापार होते होंगे मध्य एशिया इन क्षेत्रों में, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान वगैरह तक इनका विस्तार था, तो रोम वगैरह यहां तक इनके व्यापार होते थे। लेकिन जो इंटरनल व्यापार होता था उसके कुछ केंद्र इनके यहाँ बनाए गए थे, यानी आंतरिक भारत के अंदर ही जितने में इनका साम्राज्य विस्तार था उनके अंतर्गत व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए इन्होंने कई जो है सेंटर स्थापित किए थे। वो लिखिए कौन कौन से सेंटर थे। लिखिए, ऐसे ही बना के लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे लिखिए। हाँ, नॉर्थ में लिखिए पुरुषपुर से पाटलिपुत्र। पुरुषपुर वर्तमान में कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, ये कह सकते हैं इनके व्यापारिक मार्ग हैं। कौन से हैं, अगर इंटरनल आंतरिक व्यापारिक मार्ग, यानी इंटरनल जो ट्रेड रूट है उसमें से उत्तर में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण था वो कौन सा था, वो था आपका पुरुषपुर से पाटलिपुत्रा। कहां है वर्तमान में पुरुषपुर, बताइए किस शहर को वर्तमान में पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है, पेशावर। और ये किसकी राजधानी थी अगर मैं पूछूं तो, पुरुषपुर किस शासक की राजधानी, प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर। हाँ, कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर थी, और द्वितीय राजधानी के रूप में यानी सेकंड कैपिटल मथुरा को बोला जाता है। तो ये जो है याद रखिएगा इनके समय काल की सबसे महत्वपूर्ण
व्यापारिक मार्ग था, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका ट्रेड रूट था यही था, पुरुषपुर से लेकर पाटलिपुत्र, पेशावर से लेकर वर्तमान तक पटना, क्योंकि पटना क्या था, व्यापार का केंद्र था, जल मार्ग पे बचा हुआ शहर है, जल दुर्गों से, तो व्यापार के लिए हमेशा ही पाटलिपुत्र था, और उधर पेशावर से, क्योंकि स्थल मार्गों के माध्यम से जो इनके यहाँ व्यापार होता होगा वो अफगानिस्तान, ईरान तक, लेकिन जब मध्य एशिया में ज्यादा फारस की खाड़ी, हॉर्मुज वगैरह जल संधियों से होता होगा। तो ये लिखिए, दक्षिण में लिखिए, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, अब बताइए प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी थी, जो पैठन के नाम से भी जानी जाती थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? पैठन। और श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? 16 महाजनपदों में से किसकी? हाँ, कोसल। तो ये जो है सेकंड इनका मार्ग था, जिससे ये जो है इंटरनल ट्रेड करते थे। थर्ड लिखिए कौन सा था? थर्ड लिखिए, यानी कि ईस्ट की तरफ लिखिएगा। थर्ड, भृगकच्छ से मथुरा। भृगकच्छ कहाँ है वर्तमान में, बताइए? भृगकच्छ से मथुरा वर्तमान में, बताइए मुझे कि भृगकच्छ जो है, या भृगुकच्छ भी कहीं लिखा होगा तो गलत मत मानिएगा, कई जगह भृगुकच्छ भी लिखा होता है, ऐसे ही लिख लीजिए, ज्यादातर यही होता है। गुजरात जी, कच्छ से ही आप आसानी से पकड़ सकते हैं कच्छ का क्षेत्र। तो भृगुकच्छ से मथुरा एक इनका, यानी 3 हुए। चौथा लिखिए, वेस्ट की तरफ अब जाइए, पाटन से कौसाम्बी, पाटन से कौसाम्बी। तो ऐसे जब भी कभी आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे ही याद करने से ना एकदम माइंड में बैठ जाता है। हमेशा खुद भी लिखिए, जैसे ऐसे अगर आप मेंस में लिख के आते हैं, तो मैं कह रही हूँ दावे से 2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर रूट के किसी, या आपने कभी व्यापार का पूछा कि प्राचीन समय काल से जोड़ते हुए बताना हो, तो ऐसे कि किस तरह रूट जो बना। तो यहाँ क्या हुआ, पाटन भी कहाँ है? पाटन कहाँ है? गुजरात। अब गुजरात कौसाम्बी कहां पर है? किसकी? श्रावस्ती। श्रावस्ती वाली है कौसाम्बी, वो तो कौशल है बाबा। हाँ, कौसाम्बी अयोध्या वाली है, वत्स की कौसाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, कौसाम्बी अलग है। तो देखिए, ये एक गुजरात से यानी कि यूपी तक हुआ व्यापार, कौसाम्बी वर्तमान में वहीं पर है। ये व्यापार यानी महाराष्ट्र से कहां तक हुआ? यूपी के तरफ व्यापार हुआ। यहां देखे, पाकिस्तान से पाटलिपुत्रा, मगध तक व्यापार पूरा सीधे चलता था, और एक गुजरात से मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए, प्राचीन समय काल में मथुरा हमेशा से कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। मथुरा जो था हमेशा से ही कपड़े के व्यापार के लिए जो है जाना जाता था, वस्त्र व्यापार के लिए। पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नगम के सोन के संगम पर बसा है, तो ये भी व्यापार के लिए, क्योंकि जल दुर्गों से घिरा है, और मेन ही व्यापार किससे होता था? जल मार्गों से होता था, तो इसलिए। और उसके अलावा प्रतिष्ठान, क्योंकि दक्षिण तक इनका विस्तार था, तो महाराष्ट्र तक ऐसे जो है व्यापार होता था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, कला। अब आज के मतलब मौर्य कला में हम पढ़ भी, मौर्य काल, सॉरी नॉट अ कला, नहीं, मौर्य काल के अंतर्गत जो है आखिरी हमें लिखना है कि यहाँ का कला कैसा था। मौर्य कला अब आपको समझना है, और मेंस का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस दिन मैं मेंस पढ़ाऊंगी तो पूरा, क्योंकि लगभग 1-2 साल बीच करके 2 प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे। पाल कला की विशेषताओं को बताइए, या मौर्य कला, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस का माना जाता है, मौर्य कला। जब हम मेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां मैं विस्तार से मैप वगैरह के साथ और इमेज के साथ बताऊंगी कि कैसे। इसीलिए कहा जाता है कि जब पढ़ाई शुरू में कर रहे हो तो उस समय विस्तार से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं कि हम डीप पढ़ ले। तो लिखिए लास्टली, मौर्य कला क्या थी? काल नहीं, कला लिखिएगा। यानी मौर्यन आर्ट कैसा था। तो मौर्यन आर्ट को याद रखिएगा, हम 2 विभाग में विभाजित करके देखते हैं। एक जो आम जनता द्वारा बनाई जाती थी, वहां पर जो लोक कला कहती है। लोक कला क्या होती है? जो
सभी के द्वारा। और एक होती है राजकला, जो राजा के संरक्षण में बनाई जाती है। तो इसकी कला को हम दो भागों में बांटते हैं, एक लोक कला कहलाती है और दूसरी होती है राजकला, या राजकीय कला कह सकते हैं और राजकला भी कह सकते हैं, राजकला। बाकी नोट्स में इसके एग्जाम्पल जो है बहुत दिए होंगे, वहां से देख लीजिएगा। अभी सिर्फ मेन पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिए। राजकला या राजकीय कला, राजकीय कला भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। राजकीय कला यानी कि जो कला राजा के संरक्षण में हो वो राजकीय, जो आम जनता, जैसे मृदभांड है, पोटरी है, कोई भी बना सकता है, छोटी छोटी मूर्तियां है, कोई भी बना सकता है, ये तो नहीं राजा। लेकिन जो चैत्य बनाए जाएंगे, विहार बनाए जाएंगे, स्तंभ लेख बनाए जाएंगे, ये सब किसके संरक्षण में बनाया जाएगा? ये राजा के। ये तो नहीं कि आम जनता बनवाएगा, तो जो राजा के संरक्षण में बनता है। लिखिए राजकीय की लोक की तरफ लिखिए, स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित, स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित। और स्वतंत्र कलाकार का मतलब कोई भी शिल्पकार हुआ, कोई भी आम पब्लिक हुआ जो बनाना चाहता है, स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित। एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या आएगा उसके अंतर्गत? मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन आदि, क्योंकि मुख्य रूप से यही बनती थी। तो लिख लीजिए यहां पर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से है तो मूर्तियां जो कुछ बनी होंगी अलग अलग तरह की, वो मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन क्या कहलाते थे? मृदभांड। राजकीय कला या राजकला होता है जो राज रक्षकों के संरक्षण में या राजा के संरक्षण में, लिखिए राज रक्षकों या राजा के संरक्षण में। क्यों राज रक्षक का अर्थ समझे? राजा के जैसे मंत्री हुए, कोई व्यक्ति है जिसे राजा ने नियुक्त किया उसके लिए बनवाने, तो उसे हम क्या कहते हैं? राज संरक्षकों। राज संरक्षकों या राजा के नेतृत्व में या संरक्षण में। लिखिए इसमें एग्जाम्पल, स्तूप, स्तंभ लेख, चैत्य, विहार, गुफा लेख आदि। स्तूप, स्तंभ लेख, विहार, चैत्य, गुफा लेख आदि। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहले पॉइंट ये लिख लीजिए कि इसकी विशेषताएं कैसे आपको पता चलेगी कि मौर्य कला की हैं। तो लिख लीजिए मौर्यकालीन कला की विशेषताएं। एक हेडिंग बनाइए, मौर्यकालीन कला की विशेषताएं। हेडिंग क्या बनेगा? मौर्यकालीन यानी कि मौर्यन पीरियड कला की विशेषताएं या फिर मुख्य विशेषताएं लिख लीजिए, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ आर्ट द मौर्यन पीरियड, यही हुआ। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं थी जिससे हम पता लगा सकते हैं किसी भी जो है देखकर उसको कि वो मौर्यों के समय की बनी है? पहले लिखिए पत्थरों का इस्तेमाल, क्योंकि इनका घर भी कैसे बना था? लकड़ी और पत्थरों से निर्माण। जो लेखों पे लिखे गए थे, स्तंभ लेख बनाए गए थे, वो लोहे के प्रयोग किए गए थे। तो पहला लिखिए सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल, लौह अयस्क का प्रयोग। जो स्तंभ लेख बने थे किसके? माना जाता है मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ एक लेख है वो आज तक उस पे जंग नहीं लगी है और ना ही उसका कलर गया है। तो लिखिए हाँ, लौह अयस्क या लोहे का प्रयोग सीधे। थर्ड लिखिए चमकदार पॉलिश का प्रयोग, क्योंकि वो माना जाता है कि अभी तक उसकी चमक नहीं गई है, यानी इस तरह की पॉलिश की जाती थी जो कि अभी तक नहीं गई है। और दूसरी बात ये भी कि जो यहाँ पर हमें पॉलिशदार मृदभांड भी मिले हैं तो इसका प्रयोग होता था, क्योंकि चमकीली पॉलिशदार मृदभांड किस काल से संबंधित है? मौर्यों के काल से संबंधित है। चौथी लिखिए विशेषताओं में लकड़ी का प्रयोग, इमारती लकड़ियों का प्रयोग, क्योंकि
एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप बताइएगा कि जो उनके घर बने थे उसमें इमारती लकड़ियों का ही प्रयोग हुआ था। पत्थर और लकड़ियों से 2 मंजिला घर उस समय बनाया गया था। और आप अगर गांव में, अब लोग शायद आप लोगों के टाइम होगा या नहीं, कहीं कहीं गांवों में खप्पड़ के 2 मंजिले मकान होते थे, और एक मकान से दूसरे मकान में जाने के लिए सीढ़ियां भी निर्मित होती थी, जैसे ऐसे लकड़ियों से। प्राचीन समय काल में खप्पड़ के भी मकान 2 मंजिले होते थे। जैसे नीचे वाला जो होता था, सीमेंट के बदले मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो बेस बनाया जाता था वो मिट्टी का, और फिर उस पे ईंट बना के ऊपर वाला छप्पर का होता था, और बहुत सुंदर दिखने में होता था वो मकान 2 मंजिले। तो इमारती लकड़ियों का प्रयोग लिखिए। अब कुछ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, वैसे नोट्स में बहुत सारे हैं। या नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिएगा, वो फिर लिखने से कोई फायदा नहीं। लोहानीपुर से मिला है, बहुत सारी नग्न मूर्तियां मिली है, दिगंबर की, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। इसके अलावा स्तंभ लेख की जो विशेषताएं, यहाँ नहीं, बस सुन लीजिए, वो मेंस में बहुत, मेंस में अगर देखिएगा कि किसी का मेंस का कॉपी देखिएगा मौर्य काल में, तो 2-3 चित्र जरूर देखिएगा आप। एक स्तंभ लेख का जरूर बना होगा जिस चौकी पर उस पशु बैल को बैठाया होता है। एक देखिएगा उसके राजप्रसाद का बनाया हुआ फोटो जरूर होगा जो उनका घर था। और तीसरा एक स्तूप बनाया हुआ। उस किसी के भी आंसर में आप देखिएगा ये कम से कम 3 जो है मेंशन होते हैं। तो वो मेंस का पार्ट है, जब हम मेंस की बात करेंगे तो वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन में जो हमने पढ़ा वहां मौर्य हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं पोस्ट मौर्य की तरफ। कितना टाइम हुआ सर? आ गए हैं? नहीं, अभी नहीं आए होंगे, दिख तो नहीं। अच्छा, कोई नहीं, आए भी होंगे, हाँ हो तो गया है, अब पता नहीं आए हैं, दिख रहे हैं या नहीं। थोड़ा बहुत समझ लीजिए, बाकी कल पूरा हो जाएगा। सबसे पहले पोस्ट मौर्य की हम बात करें, यानी कि मौर्योत्तर। पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड को हमें 2 भागों में विभाजित करके पढ़ना पड़ता है, जिसमें पहला होता है जो स्थानीय शासक थे, यानी कि लोकल रूलर्स जो रहे यहाँ के वो। दूसरे में हम पढ़ते हैं विदेशी शासक, फॉरेन रूलर्स। इन 2 को पढ़ना होता है। लेकिन इन दोनों में से जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं इधर वाले से। इधर में भी ज्यादा सातवाहनों से प्रश्न आपको देखने के, क्योंकि मौर्योत्तर में बिहार से जो है इतना अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। गुप्त से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मौर्योत्तर में अलग अलग शासकों ने शासन किया, अलग अलग राजधानियां बनी, कोई एक क्षेत्र तो रहा नहीं। हर्यक से लेके माना जाता है कि मौर्य तक, मगध साम्राज्य पर इन्हीं का शासन रहा, पाटलिपुत्र मुख्य केंद्र रहा। फिर यहाँ पर फिर गुप्तों के समय हम जाएंगे। तो यहाँ जिन शासकों को आपको पढ़ना है उनका क्रम है, सबसे पहले शुंग। तो मौर्यों का जो अंतिम शासक रहा, यानी कि मौर्य में जो लास्ट शासक रहा था कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति या अमात्य कहा जाता था शब्द मंत्रियों के लिए, अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। तो शुंग वंश हुआ। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके किस वंश की नींव रखी जाएगी? कन्नौ की ऋंस रखी जाएगी। और वो था कौन जिसने हत्या की थी? वसुदेव था। हाँ, फिर देवभूति आएगा, उस जो हत्या करेगा, तो फिर किसकी नींव पड़ेगी? सातवाहनों की पड़ जाएगी। तो इसके बाद जो आएंगे सातवाहन, सिमुक और सुशर्मन। सिमुक जो था सातवाहनों का संस्थापक माना जाता है, और सुशर्मन जो है इनका अंतिम माना जाता है। ऐसे करके, यानी शुंग का अंतिम कौन था? शुंगों का अंतिम कौन हुआ? वसुदेव। और इसका कण्वों का शुरुआत कौन हुआ? शुंग का संस्थापक हुआ कौन? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन इसके अंतिम की हत्या की जाएगी ना कन्नौ द्वारा। तो कन्नौ, अच्छा बताइए, कन्नौ का संस्थापक कौन था? हाँ, तो देवभूति, अच्छा हाँ, देवभूति ने हत्या की थी, सॉरी।
तो वो हत्या करेगा। और यहाँ सुशर्मन और सिमुक याद रखना है। एक यहाँ वंश पढ़ना होता है लेकिन इनका सीधे इससे कोई संबंध नहीं है, वो याद रखिएगा। चेदी वंश जिसका संस्थापक महामेघवाहन था, तो ये महामेघवाहन वंश कहलाता है। लेकिन इसमें जो इतनी बार प्रश्न देखिएगा पूछा जाएगा, खारवेल से पूछा जाएगा प्रश्न, उसी से पूछा जाएगा। यहां जब हम विदेशी शासकों में आएंगे तो विदेशी शासकों में सबसे पहले कौन आएगा? इंडो ग्रीक, जो कि हिंद यवन कहलाएंगे। और सर्वप्रथम भारत में 2-3 कार्यों के लिए ये जाने जाते हैं। एक तो स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन के लिए और सिक्कों के लिए सांचा बनाने का। भारत में पहले सिक्के जो ढाले जाते थे वो वही द्रविमोम विधि से ढाली जाती थी, मिट्टी का प्रयोग करके, क्योंकि सांचा नहीं था। लेकिन अब जो है वो सांचे का प्रयोग हुआ। उसके बाद जो है इंडो ग्रीक के बाद जो है अगला कौन बना? शक, जिसमें हम रुद्र दामन वगैरह को पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन होगा? कौन? पहलव, जो कि पार्थियन कहलाएंगे। और अंतिम कुषाण। तो कल के सेशन में मेनली जो फोकस होगा ये यहां, यहां, यहां और यहां 4 के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और फिर मौर्योत्तर के जो फीचर्स होंगे, मेन फीचर्स की हम चर्चा कर लेंगे, जैसे सामाजिक कैसा था, ये सब की हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ